जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जो कानून है महत्वपूर्ण आपको जानना चाहिए, उसके बारे में तो हम आपसे बातचीत करते ही रहते हैं। इसके अलावा समाज को दुरुस्त करने के लिए बहुत सारे कानून बनाने पड़े। उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन जिस अनुपात में होना चाहिए था वो होने की कोशिश जारी है, लेकिन हो नहीं पा रही है। इसलिए कि हमारा भारत का संविधान जो है शुरू ही होता है कि हम भारत के लोग, हम किसी पार्टिकुलर वो क्या नाम है संस्था से मान लेते हैं कि वही सारा कुछ निपटारा करेगा। सरकार करेगी, जुडिशरी करेगी, पुलिस करेगी, तो उससे बात बनती नहीं है, बल्कि बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है। इसीलिए अदालतों में सबसे अधिक मुकदमे अगर कहें किसी खास विषय में तो वह है दहेज का। हम सारे पढ़े लिखे लोग जानते हैं, या लगभग हर धर्म में यह बात बताया गया है कि भाग्य में जो लिखा है उतना ही मिलना है, न समय से पहले न समय से बाद। उसके बाद भी दूसरे का पैसा लेके धनी बन जाना चाहते हैं। हम घर में बहू लाना चाहते हैं, बहू लाने के लिए लड़के की बोली लगाते हैं कि लड़के को पढ़ाने में इतना खर्च हुआ, लड़की को पढ़ाने में इतना खर्च हुआ। और इस खर्च में जब मामला बिगड़ जाता है तो दोनों के बीच नहीं बनती है, या दहेज देके अगर लड़की चली आई और दहेज चाहिए उसके लिए प्रताड़ना करना, उसको सताना, उसको परेशान करना, ये सारे मामले जाते हैं कोर्ट में। जबकि दहेज निषेध कानून बने हुए कई दशक हो गए। हम इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, और नहीं समझने का कारण है कि बेमतलब पूरा परिवार इसमें लपेटे में आ रहा है। सास से लेकर ननद तक, बच्चे से लेकर के देवर पति, सब लोग लपेटे में आ रहे हैं। आज इसी पर हम बात करते हैं। एक तो दहेज निषेध कानून जो है, इसका इतिहास क्या है, क्यों बनाने की नौबत आई, और इस कानून के लपेटे में कौन कौन आ सकता है, कैसे आ सकता है, इस कानून के होने नहीं होने का क्या मतलब है। हमारे साथ है बात करने के लिए एस प्रसाद साहब, जो कंज्यूमर फोरम में पीठासीन पदाधिकारी हैं रांची के। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। एक तो ये हम जानना चाहते हैं कि दहेज निषेध कानून जो बना उसके पीछे क्या मंशा थी, क्यों बनाने की नौबत आई। हम लोगों के समाज में प्रारंभ से ही औरतों की स्थिति, एक तो पहले बहुविवाह था, बहुविवाह को समाप्त करने के बाद जब एकल विवाह पद्धति आई, उसके बाद भी लोगों के, औरतों के पास में था कि ये वर्किंग हैंड तो होती नहीं थी, अर्निंग अगर नहीं है उसका तो दहेज देके उसका विवाह कराया जाता था। इसको समाप्त करने के लिए 70 के दशक में ही कानून आ गया, लेकिन डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के बावजूद भी कई एक एक्ट आए। जैसे इसमें ये तो हो गया डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, स्पेशल एक्ट हो गया, लेकिन इसके अलावे आईपीसी का 498A है, 304A है। उसके बाद एविडेंस एक्ट में भी 113A, 114A, ये सबको लाया गया इसलिए कि औरतों को बचाया जा सके, दहेज प्रताड़ना रोका जा सके। हम लोग अभी बात कर रहे हैं जिस समय दुर्गा पूजा चल रहा है, शक्ति की आराधना कर रहे हैं, देवी को पूज रहे हैं। बसंत में भी हम देवी की पूजा करते हैं जहाँ सरस्वती आती हैं। दीपावली में लक्ष्मी की पूजा करेंगे। इनके बगैर बच्चे हो नहीं सकते, इनके बगैर सोसाइटी चल नहीं सकती। तो ये बात हमको समझ में क्यों नहीं आ रही है कि वो नहीं होती तो घर कौन संभालता, और घर संभालने में जो खर्च होता उसको अगर कैलकुलेट कर लिया जाए, कई सोसाइटीज ने कैलकुलेट किया है, तब वो पुरुष की कमाई से ज़्यादा कुल मिलाकर, जो 24 घंटे ड्यूटी में है, अब तो 8 घंटे ड्यूटी करके 6 घंटे ड्यूटी करके वो करते हैं। यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। हर व्यक्ति का समझने का जो तरीका होता है, व्यक्ति सोसाइटी है पूरी की पूरी ना, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति और सोसाइटी का भी जो समझने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। अब ये जो एक्यूमेन है लोगों का, कंसेप्ट जो होगा, ये एक तो व्यक्ति से व्यक्ति अलग अलग होता है, और समाज में भी अब देख लीजिए कि जो लोअर वर्ग है वहाँ पर दहेज की ऐसी समस्या नहीं है, या एकदम अपर वर्ग जो है वहाँ भी दहेज की समस्या नहीं है। ऑलवेज मीडियोकर फैमिली जो होता है वहाँ ये समस्या होती है। और जो लड़की अभी नौकरी में है, अर्निंग है जिसके पास में, वहाँ दहेज की समस्या वैसी नहीं है जैसा जो कम पढ़ी लिखी
या अनपढ़ लड़कियां हैं, वहाँ पर परेशानी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि थोड़ा इसको मेरे तजुर्बा है उसके हिसाब से थोड़ा उलट है। एक तो जितनी पढ़ी लिखी होगी लड़की उतना ज़्यादा दहेज देने की प्रथा है, उतना दहेज देना पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन क्या कहिए, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसे ही लड़का खोजना पड़ेगा, लड़का उससे कम खोज नहीं सकते हैं, तो उसकी कीमत लगानी पड़ेगी लड़के की। दूसरे ग्लोबलाइजेशन के बाद लड़कियां बड़ी संख्या में आई जो नौकरियों में गई, अच्छे अच्छे पोस्ट पर गई। अब उनके हिसाब से लड़का तय करना है। यह तो अच्छा हुआ कि लड़कियां और लड़के अपने तय कर ले रहे हैं। लड़का तय करना, इवन यूपीएससी वगैरह करके जो आते हैं, बीपीएससी जेपीएससी वगैरह करके आते हैं, वहां भी ये स्थिति है। अब तजुर्बे में जो मैं ऐड कर रहा हूं वो ऐड कर रहा हूं कि इस तरह के केसेस जो बहुत रिच्ड फैमिली है, जिसको कि बहुत साउंड फैमिली कह सकते हैं, वहां के केसेस आ रहे हैं दहेज के, कि हमने शादी में ये दिया, शादी में ये खर्च किया, शादी में वो खर्च किया। चूंकि मामला ये अदालत में है इसलिए परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं लिए थे, अब इतना पैसा हमारे पास काहे लेंगे। फैक्ट ये है कि है बीच में मामला। मेरा अपना अनुभव एज जुडिशियल ऑफिसर जो रहा है जी, उसमें मैंने ये देखा है कि जो अच्छी नौकरी में लड़कियां हैं और लड़के भी अच्छी नौकरी में हैं, वो लोग अपने अपने स्तर के अनुरूप स्वतः शादी कर लेते हैं और बाद में उन लोगों के बीच में ईगो का टकराव होता है और उसके कारण जो मुकदमा आता है उसमें कभी फॉल्स इम्प्लीकेशन होता है, कभी ट्रू इम्प्लीकेशन भी होता है, लेकिन एग्जरेटेड फैक्ट्स वहाँ पर रखे जाते हैं। और जो लड़कियाँ बिल्कुल कमाऊ नहीं हैं वहाँ पर ये समस्या अधिक आता है। मेरा अपना अनुभव इस तरह का है। नहीं, दो मामले अगर लिए जाएं, दहेज निषेध कानून में लेना और देना दोनों अपराध है जी, लेकिन जो अदालतों में मामला चलता है वो सिर्फ लेने वाले पर चलता है। देने वाला एकदम गौण हो जाता है, उस पर जुडिशियरी ध्यान भी नहीं देती है कि वो भी है कल्प्रिट। जब कानून बना हुआ है कि तुम दे नहीं सकते हो, तुमने दिया, तुम सारा ये हिसाब जुड़ा रहे हो, उस समय कहाँ था ये कानून? तुमने पढ़ लिया कि दहेज देना अपराध, ये लेना अपराध है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि दहेज देना अपराध है। जिस समय ये कानून आया था उस समय था कुछ अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी थी जिनके कारण कि बहुत से मामलों में पुलिस इग्नोर कर देती थी या कोर्ट में वो नहीं आता था। अमूमन कोर्ट स्वतः तो इस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया करता है। नहीं, हम तो दावा कर रहे हैं जो गलत है कि मैंने चोरी की है जी, मैंने चोरी की, मैंने दहेज दिया, ये अपराध मैंने किया, तब तो मैं केस कर रहा हूँ ना। जी जी, तो हम तो दोषी हैं ना। देना और लेना दोनों अपराध है, ये बात तो सही है जी। लेकिन किस परिस्थिति में दिया गया इसका कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता था। इसके कारण उनके विरुद्ध में कोई अपराध बनता नहीं था और नहीं हुआ कभी। लेकिन अभी जो उसके बाद कई एक परिवर्तन आया, दहेज हत्या होने लगा, दहेज हत्या के दहेज प्रताड़ना होने लगा। फिर हुआ क्या कि औरतों की स्थिति को अपलिफ्ट किया जाए, इसके लिए हम लोगों के यहाँ कॉपार्सनरी लॉ में परिवर्तन आ गया। कोर्ट के ही जजमेंट से आया, लेकिन उसमें भी परिवर्तन आ गया। लड़कियों का स्टेटस धीरे धीरे समाज में कानून के नज़र में ऊपर उठाने के लिए लगातार प्रयास किया जाता रहा। दूसरा ये है कि समाज में चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो या ट्रायल जज हो जी, उन दोनों के समक्ष ये स्थिति होती है कि सफरर कौन है। जनरली झुकाव जो सफरर होता है उसके प्रति स्वाभाविक रूप से होता है। जो देने वाले होते हैं स्वतः कोई अपनी इच्छा से अपना पैसा किसी दूसरे को देता नहीं। वो बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण जो भी ऐसा किया हो, इस कारण भी वो लोग प्रोसिक्यूशन में नहीं आते थे या उन पर कोई केस नहीं होता था। लेकिन अब की जो स्थिति है, अब दहेज लेना देना से ज़्यादा जो परेशानी पैदा कर रहा है वो कर रहा है दहेज हत्या। और आफ्टर मैरिज जो प्रॉब्लम्स आते हैं, फॉल्स केसेस सबसे ज्यादा परेशानी में डाल रहा है। फॉल्स केस भी कि आपने सबको फंसा, जो है नहीं वहां उसको भी डाल दिया आपने एक दबाव बनाने के लिए। या तो आपको ये चाहिए, क्या नाम है, अमाउंट चाहिए, बढ़िया अमाउंट चाहिए, या आप सजा दिलवा करके आपको अपने ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। जो है ही नहीं वहां पर, ननद अपने दूसरी जगह रह रही है, वो वहां से फोन करके बताती थी कि इसको ऐसे पीटो, इसको ऐसे करो, वैसे करो। सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंटली लॉ सब आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ रहा है, उसमें डायरेक्शन आ रहा है कि
मुकदमा उन्हीं पर होना चाहिए जो आपके साथ रह रहे हैं या जिनका इंटरफेरेंस है आपके दैनिक जीवन में, उन्हीं के विरुद्ध लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सारे परिवार के लोग रह रहे हैं रांची में, अब कोई दिल्ली में रह रहा हो उसको वहां से फोन कर रहे हैं, मोबाइल पर फोन आ रहा है रोज उसका। उस सब मामले में अब काफ़ी राहत दिया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, और भरसक कोर्ट प्रयास करता है कि फॉल्स इम्प्लीकेशन जहां हो वहां तत्काल राहत प्रदान कर दिया जाए। कुछ कानूनी बिंदु जो है वो जानना चाहेंगे जो आपने बताया कि दहेज लेना और देना, दहेज मांगना, तीन चीज है। लेने वाला मतलब मांग रहा है और देने वाला खुशी से दे रहा है, तब वो नहीं है, लेकिन उसको कंपेल कर रहे हैं आपकी, आपको देना पड़ेगा तब शादी करेंगे। तो गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाती है बहुत सारे मामलों में कि दबाव देकर के आपने लिया, लड़की से दबाव दे करके, इसलिए कि लड़की वाले को लगता है कि हम अपनी हैसियत से ऊंचे हैसियत में शादी करें, इसलिए कि लड़की का पूरा का पूरा जिंदगी वहीं कटना है। और अब बहुत सारे कानून आए हैं जिसमें कि लड़की का भी संपत्ति, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, रूलिंग्स है, जजमेंट है कि लड़की का भी संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा जो समानता का संविधान में दिया हुआ है। उसके बावजूद कोई स्थितियां आई नहीं, बहुत इक्का दुक्का क्लेम आता है कि लड़की ने क्लेम किया, या कुछ जगह 2-4 क्लेम ज्यादा हो सकता है। वैसी स्थिति में लड़की गई तो मतलब घर से फाइनली जा रही है तो हम अपनी खुशी से दे रहे हैं ताकि उसका जीवन बेहतर ढंग से चले। और दूसरे ये कि हम इस लड़के से शादी कर रहे हैं, इस पद वाले लड़के से शादी कर रहे हैं, तो उसकी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। वो चुकाने के लिए तो संयुक्त यार जब आप तय कर लेते हैं कि हमको उसी लड़के से शादी करना है, तो आप वो तो उतना ही तक रहता तब ना, जब वो शादी कर लिए तब आप बार्गेन जहां आप इंटर किए, आप अनइक्वल मैचिंग के लिए आप जहां बढ़े, इक्वल मैचिंग के लिए तो गए नहीं, अनइक्वल मैचिंग के लिए गए, और उसके बाद आप चाहते हैं कि कानून का प्रोटेक्शन हमको उसी हद तक मिले, और यहाँ से ही फॉल्स इम्प्लीकेशन और ट्रू इम्प्लीकेशन का प्रश्न आ जाता है। अभी जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें सैंक्शन का भी प्रोविजन है, बगैर सैंक्शन के केस नहीं होता है। सैंक्शन का जो प्रोविजन है वो देखे होंगे कि कुछ एक्ट है जहाँ पर कि सैंक्शन अनिवार्य है। अब जैसे आपका करप्शन लॉ सब जो है, या एंटी करप्शन लॉ जो है, इसके अलावे आर्म्स एक्ट है, इस सब में जो सैंक्शन का प्रोविजन है उसमें है स्टेट की पॉलिसी जो है होगी, स्टेट पॉलिसी जो होगा उसके आधार पर मुकदमा होता है। अब इसी कारण आपने जो प्रश्न किया था पहले कि देने वाले पर मुकदमा नहीं होता है, तो जब गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है कि हम इसमें सैंक्शन देंगे और हम वैसे लोगों को परेशान नहीं करेंगे, एक तो दहेज दे के लोग शादी कर रहे हैं, परेशानी अपना धन खर्च करके भी मोल ले रहे हैं, तो एक पहला कारण तो था कि गवर्नमेंट उधर इच्छुक नहीं थी, मैसनरी पुलिस का उधर इच्छुक नहीं था। दूसरा जो आप कह रहे हैं क्या कि ये दहेज दे के शादी कर लिया और शादी के बाद फिर डिमांड शुरू हो गया, प्रताड़ना शुरू हो गया, लालच का कहीं अंत नहीं है। और तब हम लोग इस डिस्कशन में एथिक्स पे आ जाएंगे, जो आज हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों का विषय है कानून का, और कानून के द्वारा लोगों को जागरूक करने का। नहीं, उसमें मेंटेनेंस भी है ना, मेंटेनेंस का जब डिमांड होता है कि मेंटेनेंस आप हमको दीजिए, उसमें होता है कि नहीं अब नहीं रहना चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं। कई बार लड़का लड़की दोनों में से कोई एक पक्ष कर देता है कि भाई हम डाइवोर्स चाहते हैं। डाइवोर्स होते ही जिस पक्ष ने दायर किया वो अपना दूसरे पर क्लेम लेके चला आता है। खास करके लड़की पक्ष जो है, अगर लड़के ने डाइवोर्स का किया तो हमसे दहेज मांगे थे, नहीं दे पाए, इसलिए आप डाइवोर्स का परेशानी हो रहा है। तो वैसी स्थिति में पहला लड़के ने केस किया डाइवोर्स का, अब लड़की के परिवार की तरफ से ये दहेज और ये लिस्ट कि हमने ये दिया था, वो दिया था, इस समय बैंक से पैसा निकाला था, उस तरह के मामलों में क्या हो सकता है? मेंटेनेंस में दोनों मांग सकते हैं मेंटेनेंस। अगर लड़की कमा रही है, लड़का का वैसा नहीं है, तो लड़का मांग सकता है मेंटेनेंस अपनी पत्नी से, उसी तरह से लड़की भी मांग सकती है। तो ये मेंटेनेंस की जो बात होती है, किस पर डिपेंड करता है? मतलब ये आर्थिक हैसियत, ये लड़के का या लड़की का आमदनी पर जिसका डिपेंड अधिक है वो मेंटेनेंस देगा, और जिसका कम है वो मेंटेनेंस लेगा। मैंने आय अधिक और कम होने का, जीवन निर्वाह जिसमें हो सके, आय के आधार पर उनका सामाजिक स्तर निर्धारित होता है। अब अगर अभी आप पढ़े होंगे कि इंग्लैंड में केस हुआ यूएई के राष्ट्रपति पर,
अब वहाँ पर जो एलिमनी मांगा गया वो बहुत अधिक था, तो जिसकी जितनी आय है उसी के आधार पर आपका सोशल स्टेटस निर्धारित होगा और उसके आधार पर ही आपसे डिमांड किया जाएगा आप कितना दे सकते हैं। अब ये दहेज निषेध कानून जो है, जैसे ही किसी के खिलाफ दहेज निषेध कानून के तहत मामला दर्ज होता है, उस व्यक्ति को, उस परिवार को क्या करना चाहिए अपने बचाव के लिए? दूसरे की दहेज निषेध कानून के तहत कब केस किया जा सकता है? शुरू में जब दहेज मांग रहा था तब, या घर में चले गए, बहुत दिन रह लिए, अब उसके बाद दहेज मांग रहा है, लगातार प्रताड़ना कर रहे हैं? ये मांगने का कोई निश्चित समय नहीं है। जिस समय आप एग्रीव होते हैं, जिस भी वक्त आप एग्रीव्ड होते हैं, आप मुकदमा ला सकते हैं। वो 15 साल बाद भी हो सकता है, 20 साल बाद भी हो सकता है। सिर्फ दहेज हत्या की जहां बात है, वहां जो प्रिजम्पशन है वो है शादी के 7 साल तक का। वो प्रिजम्पशन का लाभ शादी के 7 साल बाद तक का है, लेकिन शादी का अगर 7 साल से ज्यादा हो गया तो वो प्रिजम्पशन का लाभ बहुत जगह नहीं मिलता। नहीं तो शादी के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वो दहेज मांग ही रहा है, कंटिन्यू कर रहा है और दहेज के चलते प्रताड़ित कर रहा है और आप रह रहे हैं, तो आप उसमें मुकदमा ला सकते हैं। जिस भी वक्त आपको लगता है कि दहेज की मांग की गई, आप दहेज मुकदमा ला सकते हैं। और जहां तक है क्या दहेज मुकदमा में फॉल्स इम्प्लीकेशन की बात है, अब सेक्शन 41 सीआरपीसी जो है उसमें सीधे सीधी गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है जब तक कि उस पर जांच न कर लिया जाए और जो मैजिस्ट्रेट हैं वो वारंट इशू करने के पहले इसकी संतुष्टि कर लेते हैं। तो मैंने कुल मिला के कहें तो इस मामले में आईओ की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आईओ उस मामले में क्या करता है? पुलिस का जो आईओ होता है, थाने का जो आईओ की भी भूमिका है और कोर्ट की भूमिका है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोर्ट की भूमिका हो जाती है, क्योंकि आईओ को भी निर्देशित तो कोर्ट ही करता है। नहीं, आईओ मामले को लेकर के जब तक कोर्ट के समक्ष नहीं प्रस्तुत करता है तब तक कोर्ट तो वो आंख पर पट्टी है कोर्ट के, उसको पता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्य करता है तब तो कोई समस्या ही नहीं है। जहां वो या तो ओमिशन होगा, अपने अधिकार का काम नहीं करे, या वो एक्सेस काम करना शुरू कर दे, अधिकार क्षेत्र के बाहर का काम करना शुरू करे, तब समस्या उठती है और उसमें कोर्ट में जाते हैं और दोनों पक्ष के वकील इस पर बहस करते हैं। एक मेंटेनेंस वाला फिर से बता दीजिए, मेंटेनेंस की स्थिति में लड़की पक्ष को किन स्थितियों में मेंटेनेंस मांगने का अधिकार और मेंटेनेंस मिल सकता है, या लड़के पक्ष को किन स्थितियों में मेंटेनेंस? एक तो साथ रहने की स्थिति नहीं बन रही है, दोनों अलग होना चाहते हैं, तो तलाक हो गया, मतलब कि फाइनली अलग हो गए दोनों। वैसी स्थिति में लड़की चाहेगी कि भाई, या लड़का चाहेगा कि हमको जीवन यापन के लिए कुछ रहे, हम क्या करेंगे? शादी हो गई, दोबारा शादी तो होनी नहीं, जो हिंदू समाज की रीति है या दूसरे समाज में है। नहीं, अब वो हिंदू समाज में भी बदलाव आ चुका है, दोबारा शादी हो रही है। जैसे ही तलाक होता है, तलाक के बाद आप परमानेंट एलिमनी ले सकते हैं या मेंटेनेंस मंथली वाइज ले सकते हैं। कोर्ट पर निर्भर करता है कि आप क्या किन स्थितियों में डिमांड कर सकते हैं। अगर यदि आप स्वयं अपना मेंटेन करने में सक्षम नहीं हैं तो साथ में रह रहे हैं, साथ में अगर रह रहे हैं तब तो मेंटेनेंस की आवश्यकता ही नहीं है। अलग हो गए, किन्हीं कारणों से अलग होना चाहते हैं, उस अलग होने में हम कब मेंटेनेंस के लिए दावा कर सकते हैं? जब क्या मेंटेनेंस मिल सकता है? स्वयं को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है तो मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। और जो उनका आर्थिक दोनों में कोई पार्टी, कोई लड़का हो या लड़की हो, कोई भी पार्टी, एक पक्ष अगर मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, दूसरा पक्ष सक्षम है, तो जो सक्षम पक्ष है वो अक्षम पक्ष को मेंटेन करने के लिए वो देगा, मंथली दे या परमानेंटली एक बार में दे दे। तो वो कैसे तय होगा? उसकी जो आमदनी मंथली है, मासिक है, वार्षिक है, या उसकी जो कुल संपत्ति है उस संपत्ति के आधार पर कैसे वो तय होगा ये मेंटेनेंस? मेंटेनेंस देने में दोनों चीज जैसे देखा जाता है, दोनों चीज देखा जाता है। एक तो कुल संपत्ति जितनी है उससे उनको कितना आय है, एक पारिवारिक संपत्ति से उस व्यक्ति विशेष का क्या आय है, और अगर वो नौकरी करता है या अन्य साधन भी उसका है आय का, तो उन दोनों को जोड़ के उसके बाद तब निर्धारित किया जाता है कि क्या मेंटेनेंस दिया जाए। मेंटेनेंस का ऑर्डर को ये नहीं मानने पर फिर आगे की क्या कार्रवाई है? तो उसके बाद फिर गिरफ्तारी वगैरह वगैरह, जेल जाएगा, प्रॉपर्टी अटैच होगा, ये है प्रावधान। यह मान्यता बनती जा रही है, लगता है कि
एक बार गिरफ्तार होकर चले गए तो फिर उसके बाद देखा जाएगा, उसमें क्या है, कानून के हिसाब से क्या है। कानून अगर कोर्ट आदेश देता है कि आपको इतना मेंटेनेंस देना है, वैसी स्थिति में वो आदमी जेल जाने के लिए तैयार रहता है। लिख दिया, साल भर नहीं दिया, 2 साल नहीं दिया, 5 साल नहीं दिया, फिर वो केस कर रही है, हर साल केस कर रही है कि भाई हमको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो आश्वासन दे रहा है। कानून का एक सामान्य सा सिद्धांत है कि जनरली 98% लोग कानून को स्वाभाविक रूप से मानते हैं। 2% लोग ही कानून का उल्लंघन करते हैं और उसका अनुपालन कराने के लिए सारी एजेंसी है। अगर यदि अधिकांश लोग कानून को नहीं मानेंगे तब तो व्यवस्था ही फेल हो जाएगा। लेकिन वो जो 2% लोग हैं उसमें जो आप कह रहे हैं कि जेल चले जाएंगे, जेल में रह लेंगे तो भी नहीं देंगे पैसा, ये एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है। एक्सेप्शनल वो कह रहे कि हमारे पास है ही नहीं। हाँ, अब दैनिक मजदूर है, अगर नहीं है नहीं, दैनिक मजदूर है, वो डेली कमाता है, डेली खाता है। अगर नहीं है तब तो कोई तरीका ही नहीं रहेगा कि हम उससे कहां से वसूल करेंगे। अगर है तभी वसूल किया जा सकता है। अगर यदि डेली मजदूर है, मजदूरी कर रहा है। अब उस तरह केसेस भी आने लगे, डेली मजदूर वाले मामले में भी केसेस आ रहे हैं, और ये केसेस इतने भयंकर है जिसका कोई जवाब नहीं है कि हमको मेंटेन कराई। हम वो कह रहा है कि हम 1000 ज्यादा नहीं दे सकते हैं। इसका है कि 1000 में क्या हो, सचमुच में 1000 में क्या होगा। अभी कोर्ट का कोई फैसला देख रहा था मैं, हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट का था कि 1000 रुपये मेंटेनेंस कैसे आपने फिक्स कर दिया भाई, किस आधार पर 1000 रुपये मेंटेनेंस फिक्स कर दिया। जी, वो तो कोर्ट में जो मामला है उस पर हम लोग का डिस्कशन करना उचित नहीं है। लेकिन नहीं, फैसले की बात हम कर रहे हैं, मामला है नहीं, फैसला आ गया, मामला भी वहाँ पेंडिंग है। अच्छा, पेंडिंग है। लेकिन जो मामला अभी देखा जा रहा है, किसी का भी मेंटेनेंस जिससे मेंटेनेंस मांगा गया है उसकी आमदनी के अनुसार ही फिक्स किया जा सकता है। अगर पहले एक जमाना था, कुछ ऑर्डर ऐसे भी हैं जिसमें कहा जाता था कि यहाँ तक कि भीख मांगने वाले भी विवाह करते हैं और वो भी अपनी पत्नी को मेंटेन करते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि उनको मेंटेनेंस के लिए कहा जाए तो मेंटेनेंस का आधार क्या होगा। लेकिन अब जब जमाना बदला है तो जमाने के बदलाव के साथ एक तो पहले था क्या कि किसी भी लेडी को या किसी भी व्यक्ति का मेंटेनेंस समाज से होता था, परिवार से हो जाता था। अब जब हम लोगों का एकल परिवार की व्यवस्था आ गई है तो मेंटेनेंस बहुत आवश्यक हो गया है। अब इसमें कोर्ट जब तक ये निश्चित स्थिति में न पहुंच जाए कि इसकी आमदनी कितनी है, तब तक वो मेंटेनेंस का क्वांटम निर्धारित करे, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। इस मामले में एक और चीज़, विधिक सेवा प्राधिकार ने कई फोरम बना रखे हैं। कोर्ट में जाने के पहले दहेज के मामले में या मेंटेनेंस के मामले में या डाइवोर्स के मामले में भी इन फोरम में किसी फोरम में गुंजाइश है क्या? जी हाँ, अभी आप लोक अदालत है, वहाँ आप जा सकते हैं। प्री मीडिएशन का जितना भी मामला है वो सब इसमें सुलझाया जा सकता है। और हम अभी भी जैसे झालसा है, डालसा है, ये इसको बढ़ावा देता है। अगर ऐसे मामले आपकी नज़र में आते हैं तो वहाँ पर अगर पहुँचा जाए तो उसमें पूर्ण रूप से मदद किया जाता है और प्रयास ये होता है कि ये आपसी समझौते से सुलझ जाए। लड़का या लड़की पक्ष दोनों में कोई भी अगर ये फील करता है तो वो डीएलएस से या क्या नाम है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क कर सकता है। तो कोर्ट में लड़ने में खर्च होता है, और वहाँ जो अगर ये विधिक सेवा प्राधिकार में जाते हैं तो वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ पर कोई खर्च नहीं है। कोई खर्च नहीं है। वैसे भी लड़की को तो अधिकार है कि उसको फ्री वकील और फिर सारा कुछ। प्री लिटिगेशन में अगर यदि मुकदमा में नहीं जाना चाहते हैं, प्री लिटिगेशन में जाइए। प्री लिटिगेशन में तो वकील का भी जरूरत नहीं है। आप अपनी बात किसी तरह का कुछ नहीं, आप स्वयं जाइए। आपके निपटारा के लिए एक सक्षम व्यक्ति को प्राधिकृत कर दिया जाता है और मीडिएशन के सहारे ये काम होता है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। दहेज और दहेज से जुड़ी बातें जज साहब के साथ हमने की। आप अलर्ट रहिए अभी भी कि दुर्गा पूजा के समय हम इस एपिसोड को कर रहे हैं, तो स्त्री देवी है और देवी आराध्य है, उसके बगैर दुनिया चल नहीं सकती है। फिर भी कोई मामला आ जाता है तो कोर्ट में जाने के पहले विधिक सेवा प्राधिकार की आप मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।